हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैम बायो क्लासेस में। तो आज का बायोलॉजी का जो लेक्चर है वो है क्लास 12th का एक नया चैप्टर जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस का मतलब होता है वंशानुक्रम एंड वेरिएशन का मतलब होता है विविधता। अब जो चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसमें पढ़ना क्या है आपने? इसमें पढ़ना है आपने जेनेटिक्स के बारे में। अब जेनेटिक्स क्या है? अगर आपने कभी भी जेनेटिक्स के बारे में पढ़ा हो या सुना हो तो जेनेटिक्स का जो जेनेटिक्स है वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप चाहे नीट के लेवल पे ले लीजिए, आप चाहे कोई भी बोर्ड एग्जाम्स के लिए ले लीजिए, एलटी का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, जेनेटिक्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है एंड बहुत सारे बच्चों को बहुत टफ भी लगता है। अगर आप इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से समझना शुरू करें तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ईजी है। एंड मेन क्या है, आपको इस चैप्टर में जितने भी आप टर्म्स पढ़ते हैं, जो टर्मिनोलॉजी है या जितने भी रूल्स हैं, वो आप अगर ढंग से एक बार में समझेंगे तो ये चैप्टर आपको कभी भी टफ नहीं लगने वाला है। बहुत इजी चैप्टर है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जेनेटिक्स क्या होता है सबसे पहले हम वो डिस्कस करते हैं। जेनेटिक्स है साइंस की वो ब्रांच जिसमें आप इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं। जेनेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस यानी कि वंशानुक्रम एंड वेरिएशन। क्या कहलाता है? जेनेटिक्स, यानी कि विविधता और वंशानुक्रम की स्टडी को ही हम बोलते हैं जेनेटिक्स। अब जो ये वंशानुक्रम है, पहले हम समझेंगे कि ये क्या चीज़ है, इनहेरिटेंस क्या चीज़ है। अब आपने कभी सुना है या देखा है कि आप थोड़े थोड़े अपने माँ बाप से मिलते जुलते हैं? थोड़े थोड़े, मैं ये नहीं कहूँगी बिल्कुल सेम है, आप अपनी मम्मी पापा की कॉपी हैं, कार्बन कॉपी नहीं। आप में थोड़े थोड़े जो आपके फेशियल करेक्टर्स है, जो दिखने वाले करेक्टर्स है, या कोई आपको देखकर कहता है अरे आप तो बिल्कुल पापा जैसे लगते हैं, अरे आप तो बिल्कुल मम्मी जैसे लगते हैं। कभी सुना होगा ना कि जो आपके फेशियल करेक्टर्स हैं वो कुछ कुछ सिमिलर होते हैं। कुछ लोगों की हाइट अपने माँ बाप से मिलती जुलती है। ठीक है, जितने भी आपके करेक्टर्स है वो करेक्टर आपको किससे मिलते हैं? आपके पेरेंट्स से मिलते हैं। तो जो करेक्टर्स हैं वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस, यानी कि वंशानुक्रम। तो इनहेरिटेंस क्या है? ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स। ट्रेट्स, अब आप कहेंगे मैम ट्रेट्स क्या है? ट्रेट्स आप एक तरह से मान लीजिए अभी करेक्टर्स, ट्रेट्स के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी, अभी आप मान लीजिए करेक्टर्स। ट्रेट्स या करेक्टर लिख देती हूँ मैं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। करेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। जनरेशन का मतलब क्या हो गया? पीढ़ी। जब कोई भी करेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है, यानी कि जाता है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। ठीक है, अब ये तो हो गया इनहेरिटेंस यानी कि वंशानुक्रम। वंशानुक्रम। अब दूसरा क्या है? विविधता यानी कि वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब क्या है? विविधता। अब ये क्या चीज़ है विविधता? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको जो कैरेक्टर्स मिलते हैं, किससे मिल रहे हैं? आपके मम्मी पापा से। ठीक है, आपके मम्मी पापा से कैरेक्टर ट्रांसफर होकर आपके अंदर आ रहे हैं, बट आप बिल्कुल सेम नहीं है अपने मम्मी पापा के। 100% कॉपी है नहीं ना, क्योंकि आपको कुछ जीन्स किससे मिल रहे हैं? मदर से, और कुछ जीन किससे मिल रहे हैं? फादर से। तो जब मदर और फादर दोनों के जीन्स आपके अंदर मिल रहे हैं, तभी तो एक नई प्रोजेनी यानी कि नई जनरेशन आ रही है ना। अब आप बिल्कुल सेम कैसे जाओगे जब आपके पास दो अलग अलग लोगों के, यानी कि मदर के अलग और फादर दोनों के कैरेक्टर हैं, तो ऑब्वियस है आप इन दोनों में से किसी एक की तरह नहीं हो सकते। आप में दोनों के कैरेक्टर आ गए तो आप क्या हो गए? अलग हो गए दोनों से। तो वेरिएशन में क्या होगा? हमेशा जो ऑफ स्प्रिंग होंगे, ऑफ स्प्रिंग मतलब नई पीढ़ी, अब बच्चे भी बोल सकते हैं, जो नई जनरेशन आती है, जो ऑफ स्प्रिंग होंगे वो हमेशा अपने पेरेंट्स से अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। ऑफस्प्रिंग differ from their parents।
ऑफस्प्रिंग मतलब क्या बोल सकते हैं, नई पीढ़ी या वंश भी कहते हैं, जो नए बच्चे होते हैं उन्हें हम ऑफस्प्रिंग कहते हैं। तो जो भी ऑफस्प्रिंग होंगे, जेनेटिक्स में ऑफस्प्रिंग हमेशा अपने जो पेरेंट्स हैं उनसे थोड़े से अलग होंगे। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन। यही क्या है, वेरिएशन है। डिफर नहीं, डिफर्स लिखेंगे, डिफर्स, ऑफस्प्रिंग्स डिफर्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स। अब ये जो वेरिएशन है, ये जो इनहेरिटेंस है, वो आता किसकी वजह से है? हमारे शरीर में ऐसा कौन सी चीज है जिसकी वजह से जो करेक्टर्स यानी जो गुण हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो पाते हैं? ऐसी कौन सी चीज है हमारे बॉडी के अंदर, वही आपने पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको जो चैप्टर है इसकी टर्मिनोलॉजी पढ़ाऊंगी कि कौन कौन से टर्म्स है इस चैप्टर में, क्योंकि टर्म्स पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपने टर्म्स पढ़ ली तभी आपको चैप्टर समझ में आएगा। अगर टर्म्स आपको क्लियर नहीं है तो ये चैप्टर आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो पहले हम देखते हैं इस चैप्टर में आएगा क्या क्या, उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन बताती हूँ, तब हम नेक्स्ट अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब मैंने कहा कि इनहेरिटेंस मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना। अब कैरेक्टर ट्रांसफर कैसे होते हैं, हम ये बात कर रहे थे कि कैसे ट्रांसफर होंगे कैरेक्टर। ऐसी कौन सी चीज़ है हमारी बॉडी के अंदर जो कैरेक्टर्स को या जो गुण है उन्हें ट्रांसफर करती है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेकर जाती है, वो है हमारी बॉडी का डीएनए। अब देखो, बहुत सारे बच्चों ने सीआईडी देखा होगा, ज़रूर देखा होगा, या क्राइम पेट्रोल देखा होगा। तो जब उसमें माँ बाप बिछड़ जाते हैं किसी बच्चे के या कोई डेड बॉडी मिलती है तो हम क्या करते हैं, डीएनए टेस्ट करते हैं। डीएनए टेस्ट करके हम पता करते हैं कि इसके माँ बाप कौन हैं, क्योंकि जो डीएनए है वो क्या है, कैरेक्टर्स को तो लेके जा रहा है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यानी कि माँ बाप से बच्चों में लेके आ रहा है। देखा होगा अपने क्राइम पेट्रोल वगैरह में, डेड बॉडी पहचाननी हो तो डीएनए टेस्ट कर लेते हैं। अब डीएनए है क्या? डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसे हम क्या बोलते हैं? डीएनए। हिंदी में भी यही है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एसिड की जगह पर अम्ल आ जाएगा, पर है यही। अब जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है ये इसकी फुल फॉर्म है। अब डीएनए है क्या? डीएनए हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है उसे आप डीएनए मान लीजिए, यानी जितने भी हमारे कैरेक्टर्स हैं, जितने भी हमारे बॉडी में गुण प्रेजेंट है, हेयर कलर हो गया, आई का कलर हो गया, स्किन टोन हो गया, वो सब कहाँ पर है? डीएनए पर प्रेजेंट है। तो डीएनए contains the genetic information। अब जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या है भाई? अगर इंसान है तो इंसान का बच्चा इंसान ही बनना चाहिए, ये डीएनए मेंटेन करके रखता है। जितना भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी कि हमारा स्किन टोन, हमारी हाइट, हमारी बॉडी का टेक्सचर कैसा होना है, हमारा स्किन टेक्सचर कैसा होना है, हमारे हेयर टेक्सचर, हमारे बालों का रंग, सब कुछ कौन डिसाइड करेगा? डीएनए। डिसाइड नहीं करेगा, डीएनए हमारे पेरेंट्स से हमारे नेक्स्ट जनरेशन तक यानी हम तक लेकर आएगा। तो डीएनए क्या करता है? डीएनए के पास है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन को क्या करेगा? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करने का काम करता है। तो ये डीएनए क्या करता है? पास्ट इंफॉर्मेशन। कौन सी इंफॉर्मेशन? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेकर आता है जितना भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसे कौन? डीएनए। ठीक है। अब जब लेके जाएगा तो जो डेवलपमेंट है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ना। अब भाई अगर ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेके ही नहीं जाएगा, करेक्टर्स को लेके ही नहीं जाएगा डीएनए एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में, तो फिर डेवलपमेंट कैसे होगा किसी भी नए इंडिविजुअल, यानी कि जो ऑफस्प्रिंग बन रहा है उसमें डेवलपमेंट कैसे आएगा? तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डीएनए किस चीज़ में? डेवलपमेंट में। एंड जो डीएनए है वो किससे मिलकर बना होता है? न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर। किससे मिलकर बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से मिलकर। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर एक लंबा चेन बनाते हैं, एक धागा सा बनाते हैं, वही धागा क्या है? डीएनए है। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या चीज़ है? छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, वो भी अपने आप में 3 अलग अलग चीज़ों से मिलकर बने हैं। तो न्यूक्लियोटाइड किससे किससे मिलकर बना है? फर्स्ट इज अ फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या प्रेजेंट होगा? एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा।
प्रेजेंट होगा एक शुगर। आप क्योंकि डीएनए है और मैंने आपको अभी इसकी फुल फॉर्म बताई क्या, डीऑक्सीराइबोज। तो ये जो डीऑक्सीराइबो है ये शुगर का नाम है। तो कौन सी शुगर होगी डीएनए में, डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो क्या क्या प्रेजेंट है न्यूक्लियोटाइड में, एक प्रेजेंट है आपका फॉस्फेट ग्रुप, एक प्रेजेंट है आपका एक शुगर। कौन सा शुगर होगा डीएनए में, डीऑक्सीराइबोज। और प्रेजेंट होते हैं 4 नाइट्रोजनस बेस। और क्या होंगे, 4 नाइट्रोजन बेस। अभी नाइट्रोजन बेस कौन कौन से होते हैं वो भी आप समझ लीजिए। एक होगा एडेनिन, आई होप आपने कभी पढ़े होंगे। एडेनिन को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से। एक होगा गुआनिन, किसे डिनोट करेंगे, जी से। एक होगा साइटोसिन एंड एक होता है इसमें थायमिन। तो जो ये 4 नाइट्रोजनस बेस हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन, प्लस एक कोई शुगर, कौन सी शुगर, डीऑक्सीराइबोज, और प्लस क्या होगा, एक फॉस्फेट ग्रुप होगा। एंड ये सभी मिलकर बनाएंगे एक न्यूक्लियोटाइड को। और ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड चेन मिलकर बनाता है एक किसको, डीएनए को। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए प्रेजेंट क्या होता है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में सेल है, ठीक है, मान लो ये सेल है। सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है हमारा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जो आपको ये दिख रहा है डेंस कंडेंस फॉर्म में जो मटेरियल दिख रहा है वही है हमारा डीएनए। कहाँ प्रेजेंट होगा, सेल में। हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है, बहुत सारी सेल से। पढ़ते हुए आए हैं सेल के बारे में, कोशिका के बारे में पढ़ते हुए आए हैं ना। हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है, बहुत सारी सेल से मिलकर बनी है। और हर एक सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस, यानी कि हिंदी में हम बोलते हैं इसे केंद्रक। और हर एक केंद्रक के अंदर प्रेजेंट होता है क्या, हमारा डीएनए। डीएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है जो हमारे जनरेशन आफ्टर जनरेशन कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करने का काम करता है। आई होप डीएनए क्या है थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। आगे आपको पूरा बहुत ज़्यादा पढ़ना है, अभी मैं आपको सिर्फ हल्का फुल्का समझा रही हूँ ताकि आपको ये चैप्टर समझ में आ जाए, ठीक है। जो ये डीएनए है ये बहुत बड़ा होता है, बहुत बहुत बड़ा धागा है, बहुत ही बड़ा धागा। आपने देखा घरों में धागे जो मम्मियाँ इस्तेमाल करती हैं सिलाई करने के लिए, अब अगर आप उस धागे को पूरे को खोल दो तो कितना लंबा धागा है, और कैसे उसे मैनेज करोगे रखने में। तो क्या करते हैं, कार्डबोर्ड का रील टाइप का बना होता है, उसके चारों तरफ लपेट देते हैं, क्योंकि इतने बड़े थ्रेड को कैसे रखोगे। तो उसे क्या करते हैं, छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसे क्या कर देते हैं, लपेट देते हैं, यानी कि उसे कंडेंस कर देते हैं। वैसे ही जो डीएनए बहुत बड़ा है, बहुत लंबा थ्रेड मान लीजिए, उसको जब हम बहुत ज़्यादा कंडेंस कर देते हैं, बहुत ज़्यादा कंडेंस कर देते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। अब जैसे मैंने कहा ये मान लीजिए डीएनए है, ये धागा है डीएनए का, ये धागा है पूरा। मैंने 2 इसलिए बनाए क्योंकि डबल स्टैंडर्ड है, 2 स्ट्रैंड्स हैं इसमें, वो सब मैं आपको पढ़ाऊंगी, चिंता मत करो। अब ये पूरा डीएनए का धागा है। तो डीएनए के धागे को जब हम बहुत ज़्यादा कंडेंस कर देते हैं तो उस कंडेंस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। जब भी आपको ये सेल पढ़ते हैं, ये सेल के अंदर जो न्यूक्लियस पढ़ते हैं, ये न्यूक्लियस है, मैं सेल नहीं बना रही हूँ, न्यूक्लियस बना रही हूँ। तो जब भी आप किसी सेल के अंदर न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक के बारे में पढ़ते हैं तो उसके अंदर बहुत ही कंडेंस डेंस फॉर्म में इस तरह का आप एक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, यही स्ट्रक्चर है क्रोमेटिन। डीएनए एक न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन के फॉर्म में रहता है, ओके। किस फॉर्म में रहेगा, क्रोमेटिन के फॉर्म में। अब जो क्रोमेटिन है अगर हम इसे और ज़्यादा कंडेंस कर दें, मतलब कि और गाढ़ा कर दो, मतलब ये हमारा भी एडजस्ट नहीं हो रहा, और गाढ़ा कर दो, तो जब हम इसे और कंडेंस कर दिया तो अब हम इसे बोलेंगे क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम्स। क्योंकि अकेला तो हम क्रोमोसोम ही लिख देते हैं। आई बात समझ में। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम डीएनए क्या है और क्रोमोसोम क्या है। डीएनए को हिंदी में भी डीएनए कहते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और क्रोमोसोम को हिंदी में भी क्रोमोसोम ही कहते हैं, ठीक है। तो जो डीएनए है वो एक लंबा धागा है, धागे को आपने लपेट दिया,
लपेट के छोटा कर दिया तो उसे हमने क्या कह दिया, क्रोमेटिन। और एक न्यूक्लियस के अंदर डीएनए क्रोमेटिन के फॉर्म में ही रहता है। अब उस धागे को हमने और छोटा कर दिया और लपेट दिया अच्छे से, तो और छोटा कर दिया जब हमने और पैक कर दिया, कंडेंस कर दिया, तो क्या बन गया, क्रोमोसोम। समझ में आई बात? ठीक है। अब कंफ्यूज मत करना कि डीएनए क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि डीएनए अलग है और क्रोमोसोम अलग है। नहीं भाई, सब एक ही है, अलग अलग कुछ भी नहीं है। तो हम पढ़ते हैं कि क्रोमोसोम क्या है। क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है, इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ सेल। जो एक सेल है, पूरी सेल है, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, और केंद्र के अंदर क्या प्रेजेंट है, डीएनए, और डीएनए मतलब क्रोमोसोम। ठीक है। तो क्रोमोसोम कहाँ होगा, इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ सेल। जितनी भी हमारी बॉडी में सेल है, सब में क्या प्रेजेंट होगा, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम किससे मिलकर बना है, क्रोमोसोम है क्या, डीएनए तो है। तो हम कहेंगे मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। हर एक सेल के अंदर क्या होगा, 23 पेयर्स में होंगे क्रोमोसोम। इन ह्यूमन बॉडी, हम ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं भाई, तो ह्यूमन बॉडी में क्या होगा, हमेशा कितने होंगे, 23 पेयर, या आप कह सकते हैं 46 क्रोमोसोम्स। 23 पेयर कह लो या फिर 46 कह लो, एक ही बात है। ईच सेल, हर एक सेल में होगा भाई इतना, ये नहीं कि पूरी बॉडी में 23 बता दिए किसी को, ना जी ना। हर एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे, 23 पेयर और 46 क्रोमोसोम। समझ में आया बच्चों? आप क्या बात कर ली हमने, क्रोमोसोम की बात कर ली, डीएनए की बात कर ली, क्रोमेटिन की बात नहीं करेंगे क्योंकि क्रोमेटिन क्या है, एक डेंस फॉर्म है, यानी कि कंडेंस फॉर्म है किसका, डीएनए का। अब आते हैं सबसे बेसिक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर, जो है जीन। अब ये जीन क्या चीज है, जैसे कि आप मान लीजिए ये पूरा डीएनए, मान लीजिए ये पूरा डीएनए है, इस डीएनए पर जगह जगह पर मैं गांठ लगा दूं। मान लीजिए कोई धागा है और धागे पे जगह जगह पे मैंने गांठ लगा दी, बहुत सारी गांठ लगा दी। जो ये गांठ मैंने लगाई है, नॉट लगाए हैं, यही क्या है, जीन। और ये थ्रेड क्या है, डीएनए। डीएनए पर जगह जगह पर प्रेजेंट होते हैं जीन्स, और जीन्स क्या कैरी करते हैं, कैरेक्टर्स। किस चीज़ के कैरेक्टर, जो हमारे बॉडी में आए वो कैरेक्टर, हेयर कलर, हेयर टेक्सचर, हाइट, स्किन कलर, हर तरह के जो हमारी बॉडी के कैरेक्टर्स है वो किस पर प्रेजेंट है, जीन्स पर। जीन्स कहाँ है, डीएनए के ऊपर प्रेजेंट है। आई होप क्लियर हो रहा है। अब मैंने अभी आपको बताया कि मान लीजिए ये डीएनए है, ठीक है, इस डीएनए पर जगह जगह पर प्रेजेंट है क्या, जीन। तो जो ये जीन है ये किससे मिलकर बना है, डीएनए से। पर डीएनए का पार्ट ही तो है, कहीं अलग से लाकर थोड़ी। अगर मैंने कहा कि मैंने एक धागे के अंदर गांठ बांध दी, तो गांठ किस चीज की बांधी है, धागे की तो बांधी है ना, थ्रेड की। तो क्या है, ये जीन किससे मिलकर बना है, डीएनए से। तो जीन क्या है, केमिकली इट इज डीएनए, भाई डीएनए तो है। या आप कह सकते हैं मेड अप ऑफ डीएनए, बात एक ही है भाई, डीएनए से बना है या डीएनए है, एक ही चीज तो है भाई। डीएनए का पार्ट ही तो है जीन, ठीक है। अब जीन क्या है, सबसे बेसिक यूनिट है जेनेटिक्स की, यानी कि इनहेरिटेंस की। बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि वंशानुक्रम जो है उसकी सबसे बेसिक यूनिट है। जैसे हमारी बॉडी की सबसे बेसिक यूनिट क्या है, सेल। सारे काम कौन करते हैं हमारी बॉडी के, सेल। वैसे ही जो ये वंशानुक्रम यानी कि जो इनहेरिटेंस है, इसके सारे काम कौन कर रहा है, जीन काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जीन ही तो सारे कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेके जा रहा है। डीएनए क्या है, मान लीजिए एक लंबा धागा है, उसमें बहुत सारे जीन्स हमने चिपका दिए, और बस वो डीएनए क्या कर रहा है, उन जीन्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करने का काम कर रहा है।
ट्रांसफर कौन कर रहा है? डीएनए। लेकिन किस पर प्रेजेंट है कैरेक्टर्स? जीन्स पर। तो इसीलिए बेसिक यूनिट कौन सी होगी इनहेरिटेंस की? जीन। तो जीन्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड या चिल्ड्रन, यानी कि मदर और फादर से जो करेक्टर्स गए वो कहाँ किस फॉर्म में गए? जीन के फॉर्म में। लेकर कौन गया? डीएनए। डीएनए ने क्या करा? इनको अपने अंदर बांधा, करेक्टर्स को जीन के फॉर्म में, और उनको क्या करा? जो नेक्स्ट जनरेशन इनके जो चिल्ड्रन है उनके अंदर लेकर चला गया। आई होप आपको क्लियर है कि जीन्स क्या होते हैं। ठीक, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि नहीं मैम हमने तो पढ़ा है कि जीन्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। हमने ये अब ये क्या है? ये क्रोमोसोम है। हमने तो भाई ये पढ़ा है कि जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम किससे मिलकर बना है? डीएनए। भाई डीएनए तो है क्रोमोसोम, और क्या है? जो क्रोमोसोम है ये डेंस फॉर्म ही तो है डीएनए की। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? ये पूरा डीएनए। यहाँ पर जहाँ पर भी ये प्रेजेंट है जीन, ये क्या है? जीन्स। जहाँ पर ये जीन्स प्रेजेंट हैं इस पोजीशन को हम बोलते हैं लोकस। लोकस बना है लोकेशन से। लोकेशन का मतलब तो पता है ना, जगह। जहां पर भी क्रोमोसोम के ऊपर जीन प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं लोकस, या हम कह सकते हैं लोकस ऑफ क्रोमोसोम। पर कौन प्रेजेंट होता है? जीन्स। और एक चीज को आपको हमेशा याद रखना है कि जो मैंने अभी आपको न्यूक्लियस बनाकर दिखाया था ना, उसमें मैंने आपको कहा था क्रोमेटिन के फॉर्म में रहते हैं, डीएनए डेंस फॉर्म में रहता है। तो जो ये क्रोमेटिन है ये पूरे टाइम इसी फॉर्म में रहेगा। आपने पढ़ा होगा सेल डिवीजन 11th में, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, इन फ्यूचर मैं पढ़ाने वाली हूँ सेल डिवीजन, फिर से पढ़ लेना अगर भूल गए होंगे तो। जो सेल डिवीजन होता है कि जो सेल डिवाइड होती है, कोशिका विभाजन भी कहते हैं इसको, सेल डिवीजन में बहुत सारी फेज होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो जो इसकी मेटाफेज होती है इसे हम एम फेज भी कहते हैं। इस मेटाफेज में ही क्रोमोसोम आपको इस फॉर्म में दिखाई देते हैं, अदरवाइज क्रोमेटिन के फॉर्म में ही रहते हैं। अब मैं आपको बहुत देर से कह रही हूँ कि जीन्स क्या लेके जाते हैं? कैरेक्टर्स। तो कौन से कैरेक्टर्स लेके जाते हैं? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपके जेनेटिक्स में। कैरेक्टर्स कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं हमारी बॉडी में? फॉर एग्जाम्पल आपका आई कलर। आई कलर भी एक कैरेक्टर है। आपकी लेंथ, आपकी हाइट, तो जो आपकी हाइट है ये भी एक कैरेक्टर है। और आपका हेयर कलर, कुछ लोगों के हेयर ब्लैक होते हैं, कुछ लोगों के ब्राउन होते हैं, कुछ लोगों के आपने देखा है ना जो फॉरेनर्स होते हैं उनके अलग कलर के बाल होते हैं। तो जो हेयर कलर है ये भी एक तरह का कैरेक्टर है। तो कैरेक्टर बहुत सारे हो सकते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रेड्स को ट्रांसफर करना। किस चीज को ट्रांसफर करना? ट्रेड्स। फिर मैंने कहा था उसे आप मान लीजिए कि कैरेक्टर्स हैं। मैंने आपको कहा था आगे समझाऊंगी, तो अब समझाऊंगी कि ट्रेड्स में और कैरेक्टर में क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको क्या बताया कि आई कलर, हेयर कलर और हाइट क्या है आपके? बहुत सारे, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, कैरेक्टर्स हैं सारे। तो जो आई कलर है वो तो क्या हो गया? कैरेक्टर हो गया। बट ये आई कलर में भी अब क्या है, मम्मी पापा के अलग अलग आई कलर हो सकते हैं। जैसे कि मान लो कि एक के आई कलर क्या हो गया? ब्लैक, और एक का आई कलर क्या हो गया? ब्राउन। तो जो ये अलग अलग कलर्स हैं एक ही कैरेक्टर के, यानी एक ही कैरेक्टर के जो ये अलग अलग टाइप्स आ गए, यही कहलाते हैं ट्रेड्स। कैरेक्टर का भी कैरेक्टर मान लो आप, गुड़ का भी गुड़, यानी गुड़ की विशेषता मान लीजिए। विशेषता होती है ना कि किसी की कि अरे इसका आई कलर ब्राउन है, इसका आई कलर ग्रे है, या इसके बाल ब्राउन है, या इसके बाल ब्लैक हैं, तो वो ट्रेड्स कहलाएगा। आई कलर कैरेक्टर हो गया, हेयर कलर कैरेक्टर हो गया। अगर किसी के हेयर मान लीजिए ब्लैक है, या पेरेंट में एक का हेयर कलर ब्लैक है और एक का ब्राउन है, तो ये दोनों क्या हो गया? ब्लैक और ब्राउन, हेयर का ट्रेट हो गया। अब जो ट्रेट होते हैं ये दो तरह का हो सकता है। अगर हम बात करें एक क्रोमोसोम की, तो उसके पास जो ट्रेट हैं वो मैक्सिमम या तो हो सकते हैं 2 या मिनिमम 1 हो सकता है।
अब दो कैसे हो सकता है और एक कैसे हो सकता है? दो इसलिए हो सकते हैं कि अगर मान लीजिए हम बात करें आई कलर की ही, तो अगर मान लीजिए फादर का आई कलर ब्राउन है और मदर का आई कलर क्या है? ब्लैक, तो ट्रेट कितने हो गए? दो। अब इस क्रोमोसोम पे मान लीजिए, ठीक है, पेयर में क्रोमोसोम है, मान लीजिए इसमें कहीं पर करेक्टर प्रेजेंट है आई कलर का, तो यहाँ पर मान लीजिए आई कलर का करेक्टर प्रेजेंट है, तो मदर से क्या मिल गया? ब्राउन। और फादर से क्या, सॉरी, फादर से क्या मिल गया? ब्राउन। और मदर से क्या मिल गया? ब्लैक। तो जो ये ब्राउन और ब्लैक मिला है, तो ये क्या हो गए? दो अलग अलग ट्रेट्स हो गए। तो मैक्सिमम दो हो सकते हैं, या फिर मैक्सिमम हो सकता है दोनों के ही ब्लैक हो आई कलर, या हो सकता है दोनों का ही ब्राउन हो आई कलर। अगर दोनों का आई कलर बिल्कुल सेम है, यानी दोनों का ही क्या है, मान लीजिए ब्लैक है, दोनों का ही ब्लैक है, सेम आई कलर है, तो क्या हो गया? ट्रेट क्या हो गया? सिंगल हो गया। आई कलर एक ही है तो सिंगल ट्रेट हो गया। अब आई कलर अगर दो होते, मम्मी का आई कलर अलग है, पापा का आई कलर अलग है, तो क्या हो गया? ट्रेट दो हो गए। एक और एग्जांपल बताती हूँ। मान लीजिए किसी के फादर टॉल हैं और मदर क्या है? ड्वार्फ है, बौना जिसे हम बोलते हैं। तो टॉल और ड्वार्फ ये क्या हो गए? ट्रेट्स। करेक्टर क्या है? हाइट। हाइट क्या हो गया? करेक्टर। और उसका हाइट का लंबा होना या छोटा होना क्या कहलाएगा? ट्रेट। अब या तो मदर फादर में से कोई एक लंबा होगा या कोई एक छोटा होगा, तो ट्रेट कितने हो गए? दो। या फिर दोनों ही लंबे होंगे भाई, दोनों ही टॉल हो गए, तो ट्रेट क्या हो गया? टॉल। और अगर दोनों ही बौने हैं, दोनों ही छोटे हैं, तो ट्रेट क्या हो गया? ड्वार्फ। तो ट्रेट सिंगल भी हो सकता है और ट्रेट डबल यानी दो भी हो सकते हैं किसी भी क्रोमोसोम के यानी जीन के अंदर। ठीक। अब नेक्स्ट हम समझेंगे कि एलेल्स क्या होते हैं। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए दो क्रोमोसोम है, ठीक है। अब इन दोनों क्रोमोसोम पर फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर कोई हाइट का जीन प्रेजेंट है, एक क्रोमोसोम में यहाँ प्रेजेंट है और एक क्रोमोसोम में यहाँ प्रेजेंट है। अब मान लीजिए ये टॉल है और ये क्या करेक्टर है? ड्वार्फ है मान लीजिए। तो इस कंडीशन में जो जीन्स हैं इन्हें हम एलेल्स नहीं कह सकते। जो ट्रेट्स हैं या करेक्टर्स हैं इन्हें हम एलेल्स नहीं बोल सकते इन करेक्टर्स को। अब फॉर एग्जांपल अगर दो क्रोमोसोम है, ठीक है, इन दोनों क्रोमोसोम पर जो ये जो एक करेक्टर है, हाइट का करेक्टर, वो एक ही लोकस पर प्रेजेंट हो, एक ही लोकस पर प्रेजेंट हो। लोकस का मतलब पता है ना, जहाँ पर जीन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर ये दोनों करेक्टर के जो जीन्स है वो एक ही लोकस पे प्रेजेंट है, दो अलग अलग क्रोमोसोम के, तो हम इसे क्या बोलेंगे? एलिल। अगर मान लीजिए यहाँ पर आ गया हमारा आई कलर, यहाँ पे मान लीजिए ब्राउन है और ये मान लीजिए ब्लैक है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सेम है या अलग है। अगर यहाँ पर ब्लैक कलर है और यहाँ पर ब्राउन कलर है, पर दोनों क्या है? आई कलर। अगर दो अलग अलग क्रोमोसोम पर एक ही लोकस पर एक ही करेक्टर प्रेजेंट होता है तो उसी को हम क्या बोलेंगे? एलिल्स। अगर अलग अलग पोजीशन पर है तो हम इसे एलिल नहीं बोलेंगे। तो हम कह सकते हैं सेम लोकेशन ऑफ टू different chromosome and express the same character, इसे हम क्या बोलेंगे? एलिल। दो अलग अलग क्रोमोसोम पर जब कोई एक करेक्टर प्रेजेंट हो सेम लोकस पर यानी कि सेम लोकेशन पर, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एलिल। अब जो एलिल्स हैं दो तरह के हो सकते हैं, एक हो सकता है डोमिनेंट और एक होता है रेसेसिव। अब आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे आपके घर में मम्मी पापा दोनों रहते हैं, चलती किसकी ज़्यादा? पापा की घर में, और मम्मी की थोड़ी कम सुनी जाती है, तो उस कंडीशन में क्या हो गया? पापा हो गए डोमिनेंट क्योंकि पापा की ज़्यादा चल रही है, और मम्मी क्या हो गई? रेसेसिव क्योंकि उनकी कम चल रही है घर में। अब एक और एग्जांपल बताती हूँ। जैसे मान लो कहीं लड़ाई हो रही हो और एक बंदा पिट रहा हो, बेचारा बुरी तरह से पिट रहा हो, और एक उसे मार रहा हो, तो जो मारने वाला बंदा है वो कौन है? डोमिनेंट, क्योंकि वो अपनी पावर ज़्यादा शो कर रहा है। और जो बेचारा पिट रहा है
जो बेचारा जरा सा सहमा सा जो सिर्फ पिट रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? रेसेसिव। आई होप आपको क्लियर है डोमिनेंट और रेसेसिव क्या है। जो ज़्यादा अपनी पावर को शो कर पाता है वो डोमिनेंट, और जो नहीं कर पाता अपनी पावर को शो, जो दबा रह जाता है, वो क्या होता है? रेसेसिव। डोमिनेंट क्या है? एक्सप्रेस इटसेल्फ इन ऑल कंडीशन। कंडीशन कोई भी हो, अगर पापा की चलनी है तो कंडीशन कोई भी हो पापा की चलेगी, मम्मी की बात नहीं सुनी जा सकती। कोई भी कंडीशन हो, अगर वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, कोई करेक्टर, कोई एलिल, तो वो क्या कहलाएगा? डोमिनेंट। जैसे कि अगर हम बात करें हाइट के करेक्टर की, हम बात कर रहे थे, अगर हाइट का करेक्टर है तो उसमें कैपिटल टी जो है वो टॉल का डोमिनेंट करेक्टर है। इसे हम किसे नोट करते हैं? हम डोमिनेंट को कैपिटल लेटर से, और ऐसे से स्मॉल लेटर से बना होता है। तो यहाँ पर जो टॉल है वो क्या हो गया? डोमिनेंट करेक्टर है, और जो स्मॉल लेटर यानी स्मॉल टी है वो ड्वार्फ, ये क्या है? रेसेसिव करेक्टर है। चलो अब नेक्स्ट जो आपको मैं 2 टर्म्स और सिखाऊंगी वो है डिप्लॉयड और हैप्लॉयड। जल्दी जल्दी पूरा करते हैं। डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड। आपने पढ़ा होगा डिप्लॉयड का मतलब होता है 2n, ऐसे लिखते हैं ना, और हैप्लॉयड को आप हमेशा क्या लिखते हैं? n। ठीक है, n और 2n का मतलब क्या है? लिखा तो बहुत है भैया, हैप्लॉयड का मतलब n और डिप्लॉयड का मतलब 2n। इसका मतलब होता है 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, या आप कह सकते हैं 1 सेट ऑफ जीन। और 2n का मतलब क्या हो गया? 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम या 2 सेट ऑफ जीन। जैसे कि कहीं पर मान लीजिए ऐसा बना है क्रोमोसोम, तो ये क्या हो गया? एक सिंगल क्रोमोसोम हो गया ना, एक ही सेट हुआ, एक ही क्रोमोसोम है। और कहीं पर ऐसे मान लीजिए ऐसे बना है 1 2 1 2, तो ये कौन सी कंडीशन कहलाएगी? डिप्लॉयड। और ये कंडीशन क्या कहलाएगी? हैप्लॉयड। कहीं पर अगर सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट है, सिंगल सेट है क्रोमोसोम का, तो वो क्या कहलाएगी? हैप्लॉयड कंडीशन। और कहीं पर 2n यानी कि डबल सेट है क्रोमोसोम का, तो वो क्या कहलाएगा? डिप्लॉयड कंडीशन। सब आपको अच्छे से एक्सप्लेन आगे भी करूंगी। नेक्स्ट हम 3 टर्म्स और पढ़ते हैं, होमोजाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस कंडीशन और हेमीजाइगस कंडीशन। फर्स्ट हम पढ़ेंगे होमोजाइगस क्या होता है। होमोजाइगस कंडीशन, एक होता है हेटेरोजाइगस और एक होता है हेमीजाइगस। होमोजाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस कंडीशन और हेमीजाइगस कंडीशन, 3 कंडीशन पाई जाती है क्रोमोसोम्स के अंदर। अगर आइडेंटिकल एलिल्स प्रेजेंट ऑन बोथ द लोकस, अगर फॉर एग्जांपल कहीं पर डिप्लॉयड कंडीशन, हम डिप्लॉयड कंडीशन की बात करें, कहीं पर ये क्रोमोसोम प्रेजेंट है, अगर किसी भी लोकस पर आइडेंटिकल एलिल है, मतलब कि जो क्रोमोसोम यानी जो करेक्टर है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हाइट की, हम यहाँ पर डोमिनेंट और एलिल की बात नहीं कर रहे हैं। अगर कहीं पर भी आइडेंटिकल एलिल प्रेजेंट है किसी भी क्रोमोसोम के लोकस पर, तो उसे हम क्या बोलेंगे? होमोजाइगस। यानी कि यहाँ पर अगर टी और टी प्रेजेंट है तो वो क्या हो गया? होमोजाइगस कंडीशन। आइडेंटिकल एलिल होने चाहिए। आइडेंटिकल एलिल मतलब कैपिटल टी मान सकते हैं आप हाइट के लिए, स्मॉल टी आइडेंटिकल हुए, ये आइडेंटिकल हुए। अगर मान लीजिए स्मॉल टी प्रेजेंट है कहीं पर, यानी कि ड्वार्फ कंडीशन प्रेजेंट है, तो वो भी क्या हो गया? होमोजाइगस कंडीशन। और अगर कहीं पर 1 एलिल पर क्या प्रेजेंट है? वन लोकस पर क्या प्रेजेंट है? डोमिनेंट। और एक पर क्या प्रेजेंट है? डोमिनेंट। और एक लोकस पर क्या प्रेजेंट है? रेसेसिव। एक लोकस पर क्या प्रेजेंट है? डोमिनेंट। और एक लोकस पर क्या प्रेजेंट है? रेसेसिव। फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए क्रोमोसोम है, अब हमने क्या ले रखा है? करेक्टर हाइट। एलिल क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी, ये एलिल्स है। अगर यहाँ पर कैपिटल टी प्रेजेंट है एक सेम लोकेशन पर, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? स्मॉल टी, यानी कि ये क्या हो गया?
डोमिनेंट और ये कौन सा एलील है, रेसेसिव। अगर किसी क्रोमोसोम पेयर के ऊपर सेम लोकेशन पर, एक लोकेशन पर प्रेजेंट है डोमिनेंट और एक लोकेशन पर प्रेजेंट है रेसेसिव, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन। हेट्रोजाइगस क्या बन गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव, ये कंडीशन ही हेट्रोजाइगस है एलील की। और ये कंडीशन क्या है, एलील की होमोजाइगस कंडीशन। ठीक है, और क्या है हेमिजाइगस, क्या है, अगर किसी भी क्रोमोसोम पेयर में एक के ऊपर तो कैरेक्टर प्रेजेंट है, मान लीजिए टी प्रेजेंट है, और एक के ऊपर कोई भी कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं है यानी एब्सेंट है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हेमिजाइगस कंडीशन। फॉर एग्जांपल एक मान लीजिए एक्स है, दो एक्स है मान लीजिए, एक एक्स के ऊपर तो टी प्रेजेंट है और एक के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हेमिजाइगस कंडीशन, जहाँ पर एक एलील तो प्रेजेंट है बट एक एलील मिस है ही नहीं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हेमिजाइगस। अब बात करते हैं फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है। दो और टर्म्स पढ़ेंगे, फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने भी कहा आपसे कि ये कैपिटल टी है यानी कि टॉल है, और ये क्या है, ड्वार्फ है, ये हाइट है, ये लंबी हाइट है, छोटी हाइट है, तो दिख रहा है साफ। कैपिटल टी क्या है, लंबी हाइट है। स्मॉल टी क्या है, छोटी हाइट है। बट अगर कंडीशन आ गई ये वाली, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, डोमिनेंट और ये क्या है, रेसेसिव। मैंने अभी आपको बताया रेसेसिव क्या है, अपनी पावर को शो नहीं कर पाता, और डोमिनेंट क्या है, ज्यादा पावर दिखाता है। तो इस कंडीशन में क्या है, दिखने में ये भी टॉल दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, ये भी टॉल। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक टॉल ये हो गया, एक टॉल ये हो गया, तो ये दोनों क्या दिखेंगे, दिखने में दोनों क्या दिखेंगे, टॉल। तो ये दो कौन हो गए, टॉल, तो ये दोनों क्या हो गए, टॉल, और ये बेचारा क्या रह गया, रेसेसिव यानी कि शॉर्ट लेंथ रह गया। तो ये दोनों दिखेंगे लंबे और ये दिखेगा छोटा। इसको हम बोलते हैं फिनोटाइप, यानी दिखने में कैसा है। और अब हम बात करते हैं जीनोटाइप की, यानी कि अगर हम इसकी जीन्स की स्टडी करें, यानी अंदर से देखें भाई अंदर से कैसा है, जीन्स की स्टडी करनी है हमें, तो हमें नहीं मतलब कि बाहर से लंबा दिख रहा है। तो जब हम जीन्स में जाकर देखेंगे तो ये हमें दिखाई देगा टॉल, ये हमें दिखाई देगा शॉर्ट, और ये हमें अलग से दिखाई देगा इंटरमीडिएट, ना तो ये लंबा होगा ना ही ये छोटा होगा। तो इस कंडीशन में ये तीनों क्या बनेंगे, एक एक बन जाएंगे। यहाँ क्या बने, दो बन गए लंबे और एक बन गया छोटा। तो दिखने में क्या हुए, जो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन थी ये भी क्या दिखी, लंबी। लेकिन अगर हम इसके जीन्स की स्टडी करेंगे जाके तो ये तीनों ही क्या हैं, अलग अलग हैं। ये लंबा है, ये छोटा है, और ये क्या है, बीच की स्टेज है, ना लंबा है ना छोटा है। इसी को हम बोलते हैं जीनोटाइप, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। ठीक है, अब लास्ट ये क्रोमोसोम पेयर जो हमने बात की थी स्टार्टिंग में, 23 पेयर होते हैं। तो ये जो क्रोमोसोम पेयर होते हैं 23, ये दो तरह के होते हैं। पहली बात तो 23 मिलते हैं मम्मी से, और बाकी 23 किससे मिलेंगे, फादर से यानी कि पापा से। 23 मिल गए मम्मी से, 23 मिल गए पापा से, तो हमारे अंदर कितने हो गए, 23 पेयर। पेयर में हो गए ना 23, 46 लिख दो, एक ही बात है, या 23 पेयर कह दो। ठीक है, इस 23 पेयर में से कुछ को हम बोलेंगे ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स होते हैं 22 पेयर, ये कॉमन होते हैं, कॉमन इन मेल एंड फीमेल। मेल और फीमेल में किसी में भी कोई डिफरेंस नहीं है, ये जो 22 पेयर है बिल्कुल सेम होंगे, इन्हें हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। दूसरे होते हैं एलोसोम्स, ये बाकी बचा हुआ 1 पेयर है, इसे हम सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं। ये डिफरेंट करते हैं मेल और फीमेल को। अगर है मेल तो होगा XY, अगर XY आ गया तो बन गया मेल, और XX क्रोमोसोम आ गया तो बन गया फीमेल। बात समझ आई, ये पेयर है ना, एक पेयर क्रोमोसोम का। ठीक है, तो जितने भी क्रोमोसोम हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है वो कितने होते हैं, हर एक सेल के अंदर 23 पेयर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से 22 पेयर होते हैं ऑटोसोम, जो सब में बिल्कुल सेम होते हैं, हर सेल में बिल्कुल सेम है, मेल फीमेल सब में बिल्कुल सेम है। और जो बचा 1 पेयर उसे हम बोलते हैं एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम। अगर प्रेजेंट है XY पेयर तो कहलाएगा मेल, और प्रेजेंट है XX के फॉर्म में तो क्या कहलाएगा,
फीमेल। तो इतनी सारी टर्म्स मैं आपको बता चुकी हूँ इस चैप्टर में। जो आज का लेक्चर है वो सिर्फ और सिर्फ टर्म्स के ऊपर है। मैंने आपको जितनी भी टर्म्स बताई है, आगे मैं जो चैप्टर आपको एक्सप्लेन करूँगी वहाँ पर बहुत काम आने वाली है। आई होप आपको सारी टर्म्स क्लियर हो गई हूँ। कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इस चैप्टर के फुल डिटेल के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।